माशाल्लाह से नाज़रीन 16 रमज़ान है और अशरा मग़फ़िरत भी आधा गुजर चुका है। प्रोग्राम में मैं और मुदस्सिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आगाज़ हमने हदीस मुबारका से कर रहा है। उससे पहले मैं बता दूं हमारे साथ ज़फ़र अब्बास साहब भी तशरीफ़ फरमा है, जिनकी आमद का हम शुक्रिया अदा करेंगे। और आगाज़ हम करेंगे हदीस मुबारका से। हुज़ूर पुरनूर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान में कोई गुनाह किया, अल्लाह अज़्ज़वजल उसके 1 साल के अमाल बर्बाद फरमा देगा। आज लोग माह रमज़ान की अहमियत से गाफिल नज़र आते हैं। कोई बिला वजह रोज़ा छोड़ देता है तो कोई झूठ और गीबत जैसी बुराइयों से दूर नहीं नज़र आता। तो हमें अपनी इस्लाह करनी है और इन आयाम का जितना हो सके मुदस्सिर हमें फ़ायदा उठा। बिल्कुल, और रब से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करते रहें। इसी एक अच्छी बात के साथ आज प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज का दिन जो है वो एक बड़ा अहम है। आज एक तो हम अमजद साबरी की बरसी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन दूसरा एक बड़ा अहम मामला है, वो है नाज़रीन तनकीद, नुक्ताचीनी। शायद बराए इस्लाह हुआ करती थी माजी में कभी, लेकिन अब नहीं है। मज़ाहिब में भी हुक्म मिला था कि किसी की इस्लाह करनी हो तो खामोशी से करो, लेकिन हमारे यहाँ मिजाज कुछ बदल सा गया है, कुछ और ही रंग ढंग इसके नज़र आ रहे हैं। एक तरफ हम ये बात करते हैं कि शुतुरमुर्ग को अंदाज़ा नहीं होगा कि वो इतना मशहूर हो जाएगा कराची में जो कुछ हुआ, ना ही सेठ साहब ने कभी सोचा होगा कि उनकी दी सहरी और अफ्तारी ने उनके लिए भी वबाल जान बन जाएंगे। और JDC वाले ज़फ़र अब्बास ख़ुद भी परेशान दिखाई दे रहे होंगे कि एक जानिब हम जो है वो लोगों के लिए सहरी का एहतमाम कर रहे हैं और उल्टा तनकीद का निशाना भी बन रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी JDC के ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज ये सारी जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है इस पर बिल्कुल अपना मौक़िफ़ भी देंगे। एक तो रमज़ान का महीना है, ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमने आगाज़ में कहा कि इस महीने में तो हम कोशिश करते हैं किसी की दिल आज़ारी ना हो, जितना हो सके हम किसी को अपनी ज़ुबान से महफूज रखें। लेकिन यहाँ तो एक वबाल खड़ा हो गया, फिर पता नहीं किस किस का फतवा भी निकल के आ गया कि भाई ये हराम है या हलाल है, और दूसरा ज़रूरत क्या पेश आ गई थी शुतुरमुर्ग खिलाने की। देखें, हम अगर इस बात को भूल जाएंगे कि अभी आज का दिन एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ था जी, अगर आप लोगों को याद हो। बिल्कुल, इस मुल्क के सुपरस्टार कह लें, हर दिल अजीज़ कह लें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अमजद साबरी को मेन शहर के बीचों बीच गाड़ी में मार कर चले गए और उनकी लाश दरवाजे से गाड़ी के लटक रही थी। ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। क्या किसी को उनके कारोबार से नफरत थी? क्यों मारा? अदम में बर्दाश्त, बिल्कुल, फ़िरक़ावारियत, लिसानी तासुब। मैं और आप जिस शहर में बैठे हुए हैं, इस शहर के अंदर हज़ारों बेवाएँ ऐसी हैं जो 2010, 11, 12, 13 में जिनके शौहरों को मार दिया गया, आज तक उनको नहीं मालूम। उनकी फैमिली ने तो उस लड़की की शादी एक IT इंजीनियर से की थी। वो बेचारी अभी 5 साल की ब्याही दुल्हन थी, उसको सुबह अपने शौहर को नाश्ता तैयार करके देती है, शौहर ऑफिस के लिए निकलता है, 15 मिनट बाद उसी के घर पे फ़ोन आता है। वो वही औरत उठाती है जो अभी 5 साल की ब्याही औरत है कि जी आप ज़फ़र अब्बास की मिसेज़ बात कर रही हैं? बोलती है जी, ये नाज़माबाद के ब्रिज के नीचे आपके शौहर को किसी ने मार दिया, उनकी बॉडी मोर्चरी में गई हुई है। आज तक नहीं मालूम वो बच्चा जो उसके पेट में था 2 महीने का, आज वो बच्चा 11 साल का हो चुका, उसको नहीं मालूम कि मैंने क्यों यतीमी में ज़िंदगी गुजार दी। क्योंकि देखें, इंतहा पसंदी ख़त्म ही नहीं हो रही। आपने टाई लगाई हुई है, आपने कोट पहना हुआ है, आपने बड़ा अच्छा मेकअप किया हुआ है, आप बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं, आप बहुत अच्छा लतीफ़ा सुना रहे हैं, आप बहुत बड़ा फलाही इदारा चला रहे हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैटर ये कि जब आप इस नैरेटिव के खिलाफ खड़े होंगे, आप कहेंगे नो 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 नो, मैं ईदी साहब वाली लाइन पे काम करूंगा, मैं आने वाले किसी बेवा से उसका मसलक नहीं पूछूंगा, मैं आने वाले किसी बेवा से उसकी ज़बान नहीं पूछूंगा। तो ये जो सिस्टम एक है जिसके लिए दिहाइयों कत्ल गारतगरी हुई है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया, इस मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया गया, वो माइंडसेट तो है सही। मैं तो आज जिस दिन बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो चल तो रही हैं कि गाड़ी का दरवाजा खोला, अमजद साबरी जी हाँ शहीद हुए में, क्या हुआ नहीं क्या, सब चीजें सामने नहीं आई। तो जब आप इस नैरेटिव के खिलाफ कि भाईजान सबको बराबर समझो, किसी बेवा से इस बुनियाद पर उसको राशन मना नहीं करो कि वो तुम्हारे मसलक की नहीं है, वो तुम्हारी ज़बान नहीं बोलती, वो तुम्हारे शहर की नहीं है, तो वो सारे लोग, एक माफिया जो इस पे काम कर रही होगी शायद, कि वो कहती है कि नहीं जी सिर्फ अपनी अपनी बात करो, वो आपके खिलाफ होगा। फिर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे लोगों पे जुल्म हो रहा है। मैंने अब से 5 महीने पहले एक चैरिटी हॉस्पिटल की लैब में अपना खून का टेस्ट कराया जी। जब मैंने वो खून का टेस्ट वहाँ से कराया, वो उन्होंने मुझे टेस्ट किया 21,500 रुपये का। मैंने वही टेस्ट आके दुनिया की सबसे महंगी मशीन पे कराया, जिसको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है,
तो एक एक टेस्ट की कॉस्ट मैंने अलग निकाली। वो खून का टेस्ट मेरा जो HB1C उन्होंने 4,500 रुपए का किया था। चैरिटी हॉस्पिटल का मतलब पता है आपको? खैराती अस्पताल, किसी फलाही इदारे का अस्पताल। तो जो मेरा खून का टेस्ट उन्होंने 4,500 रुपए का किया था, वो 17 रुपए का निकला। कितने का निकला? 17 रुपए का निकला। अगर दिन में उनके पास पूरे पाकिस्तान में 50,000 मरीज आ रहे हैं तो सिर्फ उनका एक दिन का प्रॉफिट 2.5, 3, 4 अरब रुपए तो होगा। बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐलान किया कि ऐ कराची के लोगों, मैंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के सामने ये 8-8 अरब रुपए के 2 TLA प्लांट सीमेंस के, जो इस वक्त पाकिस्तान के ना किसी प्राइवेट अस्पताल में ना सरकारी अस्पताल में लगा दिए। चाहे आगा खान में इलाज करा रहे हो, चाहे लियाकत में करा रहे हो, चाहे OMI में करा रहे हो, चाहे कराची में मौजूद 1.5 लाख छोटी बड़ी OPDयाँ और डिस्पेंसरियाँ जो है मोहल्लों में उसमें करा रहे हो, चाहे जिन्ना सिविल अब्बासी कतर कहीं करा रहे हो। अगर डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया और तुम्हारे पे पैसे नहीं है, आओ आंख बंद करके फ्री में करा लो। 250 किस्म के टेस्ट हैं। और अभी आज 16 रमजान को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दुनिया की एक और लेटेस्ट मशीन है, 2 मशीनें, दुनिया की 2 लेटेस्ट मशीनें जो चैलेंज है, मैं कसम खा के बोल रहा हूं खुदा की, पूरे पाकिस्तान के किसी अस्पताल में इस वक्त नहीं है, नुमाइश पे उतर रही हैं। अब मजीद 100-150 और टेस्ट वहां होंगे 1 घंटे बाद। ऑलरेडी बहुत बड़ी 2 मशीनें चल रही हैं सर, वो 250 टेस्ट हमें सारे टेस्ट करने हैं। ठीक है। देखिए ना, अब आप सिस्टम जानते हैं, आप जो भी टेस्ट लिख के देता है डॉक्टर, उसके अंदर लैब उसको क्या देती है और सब मामला सबको पता है। दवाई लिखने पे क्या मिलता है कंपनी की तरफ से, सबको सब कुछ पता है। लेकिन इन माफिया के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि जो इस माफिया का हिस्सा है वो खरबोपति हैं, उनके सरमाए बाहर खरबों में, खरबों डॉलर में। लोग डरते हैं, उनको पता है कि ये, इन्होंने बोला कि इसने जुर्रत की है, इसने जुर्रत की है, लोगों को बताया है। सबसे बड़ा इसका जुर्म यह है कि इसने लोगों को बताया कि ये टेस्ट 3 रुपए का था, ये टेस्ट 17 रुपए का था, जो तुम और तुम्हारी फैमिली 4,500 रुपए में करा रही है। तुम्हारे बच्चे का ब्लड कैंसर का टेस्ट ये जो था, इसकी मालियत 2,000, 6,000 या 10,000 थी, जो तुम लाख, 1.5 लाख और 2 लाख में करा रहे थे। तुम्हारा मरीज 7 साल जिंदा रहा। तुमने जो ये खून के ब्लड, हमारे हेड हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जाहिद बुखारी साहब, उनका एक ही बेटा था, ब्लड कैंसर में मर गया बेचारा, जवान, IBA में पढ़ता था। 7 साल में 80 लाख के खून के टेस्ट हुए। जब हमने उन टेस्टों की असल कीमत निकाली, चंद लाख। सही। तो बात ये तुमने चूंकि छेड़ा है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे जफर अब्बास। फिर उसके बाद मैंने एक और काम किया, मैंने कहा यार ये हमारे मरीज जिनको गुर्दे, देखिए 2.25 करोड़ पाकिस्तान में गुर्दे के मरीज हैं, बहुत शदीद मसला। अब ये जिसको गुर्दे का मर्ज हो गया, उसकी फैमिली रोजाना 17,500 रुपए देगी। अगर फिरजीनियस की मशीन पे डायलिसिस हो रहा है, फिरजीनियस की किट लग रही है, फिरजीनियस का डायलिजर लग रहा है, AC रूम है, टच बटन बेड है, तो 17,500 का खर्चा है मरीज पे। डायलिजर रीयूज नहीं हो रहा, इसलिए उसको एड्स नहीं होगा। सेफ है, मतलब गलती के चांस होता है ना, डायलिजर रीयूज हो, गलती से एक दिन जफर अब्बास को, मोहम्मद जफर अब्बास का लग गया, तो गए थे डायलिसिस कराने, मरे किसमें? एड्स में। हमने क्या किया, हमने बोला डायलिसिस फ्री। आपका साल का खर्चा 35 लाख रुपए, हम बर्दाश्त करेंगे। आपका 10 साल का इलाज का खर्चा 3.5 करोड़ है, हम बर्दाश्त करेंगे। सरजानी टाउन में 2 मंजिला खोल दिया, अलनूर में खोल दिया, एक फ्री डायलिसिस सेंटर, 5 स्टार चौरंगी पे खोल दिया, लियाकताबाद डाखाने पे खोल दिया, सोल्जर बाजार 3 नंबर सिग्नल पे खोल दिया, लियारी में खोल दिया, मलिर कालाबोर्ड पे खोल दिया, गुलशन इकबाल में खोल दिया, पूरे कराची में खोल लिया, सियालकोट में खोल दिया, फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर बना रहे हैं, 3.25 अरब का प्रोजेक्ट है। वो ट्रांसप्लांट जो करोड़ रुपए का होता है फ्री में होगा। अच्छा। तुम सियालकोट से अपना इलाज कराने कराची आते थे, वहीं करा लो, 5 महीनों का सबका चल रहा है। मैं किससे पंगा ले रहा हूं? माफिया से। ये माफिया कह रही है कि ये तो हमारा धंधा था यार, हम एक मरीज के ऊपर साल का कमा रहे थे 70 लाख रुपए, तू फ्री में कर रहा है इनके। ये अपना घर बेचें, अपना जेवर बेचें, अपनी बेटी का जेवर बेचें, जहेज बेचें, फिर उसके बाद तो ये चैलेंज लेके गया है शहरी के शहरी से। देखें, मैं आपको फिर बताऊं, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, बहुत छोटी सी। आप अपनी घड़ी मुझे दें मेरे भाई, ये लीजिएगा, ये घड़ी मार्केट में बेच दें, और जो प्लास्टिक की घड़ी 150 रुपए की आती है ना, वो भी टाइम बताती है ना, वो लाके इनको दे दिएगा, बाकी पैसे मोहल्ले में गरीब को जिसको दिल चाहे देते हैं। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मेरी अपनी घड़ी है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं लग रहा? बिल्कुल। जिस शख्स की 40 फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिसके पास 30,000 लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर वो एक दिन अल्लाह की रजा के लिए, खुदा के उस हुक्म को मान रहा है, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे को खिलाओ, उसके बच्चे बकरे की मंदी खा रहे हैं, वो एक दिन शहर के उन लोगों को जिन्होंने जिंदगी में एक बार मंदी नहीं खाई होगी, मरने तक नहीं खाएंगे किसी रेस्टोरेंट में जाके, उनको खिला रहा है, तो क्या आपको और मुझे राइट पहुंचता है उसका मजाक उड़ाएं, उसकी तस्वीरें लगा के कुत्ता बिल्ली बना के चलाएं? आपकी तो मैंने जरा सी घड़ी छेड़ी है ना खाली अभी, तो आपने बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, तो किस हैसियत में उस शख्स पे तनकीद कर रहे हो? तो मैंने पहले दिन कहा था, ना शुतुरमुर्ग से दुश्मनी है, ना खिलाने वाले से दुश्मनी है। मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब जामिया बनूरिया आलमिया के सरबराह आज से 6 साल पहले हमारी शहरी में आए थे। जी, मुझे याद है।
उन्होंने कहा जफर अब्बास तुम्हारी सहरी से वो लोग जो ये अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, अल्लाह की मखलूक खा रहे हैं, ये तुम तो इनको शुतुरमुर्ग खिला रहे हो, खुदा तुम्हें इसका अजर देगा, खुदा के वास्ते ये दस्तरखान पूरे पाकिस्तान में फैला दो, इससे फिरका वारियत खत्म हो गई शहर में, इससे लिसानी तासुब खत्म हो गया, सब एक साथ बैठ रहे हैं। समझिएगा मेरी बात, फिर सिर्फ माफियाज को प्रॉब्लम नहीं है, कराची शहर एक मैसेज पूरी दुनिया को दे रहा है कि ये 40,000 35,000 लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं, इज्जत से खा रहे हैं, इसका मतलब इस मुल्क में फिरका वारियत नहीं, खत्म, लिसानी तासुब खत्म। तकलीफ क्यों है आपको? सही चलेंगे तकलीफ ये जिनको बड़ा है, क्यों है, इंपॉर्टेंट इस पर हाँ, मज़ीद पॉइंट भी पे बात आप करनी है। मैं आपको भी और बताता हूं, मैंने सिर्फ इसलिए माफिया से मैं- तंग नहीं किया, मैंने और भी किया। हमें एक छोटे से ब्रेक की जाना है, और ब्रेक से पहले मैं चाहूंगा 2 अशार नात के आप साहब, फिर आप सबको शुक्रिया हम अदा करेंगे। जफर अब्बास साहब और मैं हमारे एक और साथ बात होंगे। बोलूंगा, हाफिज साहब आपकी नात हम लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अदायगी कर रहे हैं, इनकी घड़ी दे दें ताकि और अच्छे तरीके से सुन सके। बहुत इनकी शुक्रिया, तवज्जो बहुत फिर नात की शुक्रिया। तरफ हो पूरी। हाँ जी। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत सारे मौजूआत पर बात हो रही है और जफर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद जी है हाँ। और जिस तरीके से काम कर रहे हैं मुदस्सिर, अभी हम आपस में डिस्कस भी बिल्कुल, कर एक रहे थे। मेरा सवाल बड़ा अहम है। आप सारा साल काम करते हैं, आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जैसे आप बता भी रहे हैं, और एजुकेशन पे भी अभी काम कर रहे हैं, ये रमज़ानुल मुबारक में ये क्यों शुरू होता है? पिछले साल भी ये हुआ था, असल इस में साल भी ये हुआ। मैं पिछले 15 सालों से फेस कर रहा हूँ, और ये रमज़ान से हर कुछ टाइम पहले, महीना 2 महीने पहले एक झूठी कैंपेन शुरू करती है। एक मखसूस तंजीम है, सबको पता है। अच्छा, हमने उस तंजीम के ऊपर, जब सारा शहर भी उनका मजाक उड़ा रहा होता है, उनकी हरकतों में तनकीद कर रहा होता है, तो हमने कभी उनके खिलाफ कोई ना पोस्ट लगाई ना कुछ किया, हम खामोश रहते हैं। तो अभी उन्होंने इस रमज़ान से 2 महीने पहले एक झूठी कैंपेन चलाई कि JDC को 22 अरब रुपए हुकूमत सिंध से मिल गए। ये तो बड़ी खबर चलती रही है ना, और कितने बड़े लेवल पे चली, नामी गिरामी साफियों ने चलाई। बिल्कुल ऐसा। मैंने अब उनको फ़ोन करवाया किसी के थ्रू, मेरा फ़ोन तो नहीं उठा रहे, मैंने किसी के थ्रू मैसेज भेजा कि अब तो माफ़ी मांग लो, और क्यों की हरकत, तो सीधा जवाब दिया कि हमारी तंजीम की पॉलिसी थी JDC का इमेज इतना ख़राब करो कि इस रमज़ान JDC को कोई ज़कात ना दे। अच्छा, मैंने मीडिया पे आके बोला कि भाई हमने तो 22 अरब मांगी ही नहीं, तो चलाया क्यों मैसेज? तो आपको हमने गवर्नमेंट तो- से मिले भी नहीं? अच्छा, एक बात समझें, हाँ, मैं आपसे घड़ी मांगी नहीं रहा, तो आप मुझे क्यों दोगे भाई? मैंने तो हुकूमत से थोड़े से पैसे मांगे थे कि हम पूरे सिंध में फ्री खून की टेस्ट की लैब लगाना चाहते हैं। तो नामी ग्रामी साफियों से कैंपेन चलवाई गई। जब मैंने अब उनसे पूछा कि किया क्यों, तो मुझे तो डायरेक्ट जवाब नहीं था, किसी और के थ्रू मैसेज भेजा कि हमने इसको 10 साल 20 साल और 50 साल से ज़रब दे दिया था इस पैसे को, ताकि सामने वाला घबरा जाए और JDC का इमेज डैमेज हो। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, 16 रमज़ान दिन के शायद 4 बज रहे होंगे, 4:30, बिल्कुल। मैं रोज़े की हालत में कसम खा रहा हूँ कुरान की, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव कोविड में की JDC ने, चाहे पाकिस्तान की सबसे बड़ी राशन ड्राइव सैलाब में की, 1 रुपया आज तक किसी गवर्नमेंट से नहीं लिया। अच्छा, आज तक तो नहीं लिया, अब मांगा ही नहीं 22 अरब, तो झूठा क्यों चलाया? तो कहते हैं कि पार्टी तंजीम पॉलिसी थी, और उस तंजीम के तमाम सोशल मीडिया के लोग रच के हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहे। जब आप इतना तो अभी तो welfare का निगरान काम कर हुकूमत रहे में हैं, वजीर सेहत जो थे, उनके भी ये मामला थे कि गवर्नमेंट जो है सिंध की, वो आपको सपोर्ट कर रही है इस सारे अमल में। देखें, मैं फिर ये एक बात तो- बोलूंगा, मैं हाँ। क्या मेरा हक नहीं है? जब सारी NGOs हुकूमत से ग्रांट लेती हैं, तो अगर जफर अब्बास ने आज गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए और कह रहा है कि मैं पूरे पाकिस्तान में फ्री डायलिसिस सेंटर खोलना चाहता हूँ, मैंने कराची में अगर फ्री लैब लगा दी है, और वो मशीन जो किसी अस्पताल में नहीं है, मैं पूरे पाकिस्तान में फ्री लगाना चाहता हूँ, यार मैं क्या आपने इस कराची शहर में चैरिटी अस्पतालों की लैबें नहीं देखी? भरी पड़ी हैं। बहुत ज्यादा। 17 रुपए वाला खून का टेस्ट मेरा एक चैरिटी अस्पताल ने किया है भाई, 4,500 रुपए का। तो मैंने क्या बोला, मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, ना मेरी NGOs पे पैसे मैं फ्री में खोल रहा हूं, और खोल दी है। 6-7 महीने हो गए, एक दिन में 30-30 हज़ार टेस्ट हो रहे। हमने कराची में 18 कलेक्शन पॉइंट बनाए। हमने हुकूमत से बोला आप हमारे साथ जुड़िए, आपने 4,500 का आधा नहीं देना, 17 रुपए का आधा या 75% आप देते हैं, 11 रुपए, बाकी 5-6 रुपए मैं अपने डोनर से लाता हूं। पूरे सिंध में पहले मरहले में खून के टेस्ट फ्री। ये जो लोग खून के टेस्ट नहीं करा पाते और बीमारी बढ़ते बढ़ते तीसरी स्टेज पे आ जाती है और मर जाते हैं, ये नहीं मरेंगे। जफर भाई, इसमें बुराई क्या है? अगर आपने उन्हें कहा है, सर, मान भी प्रॉब्लम लेते ये है कि इन लोगों को खौफ है, ये जो तंजीम कर रही है सारी हरकत, के कहीं हमें डोनर इनका पैसा ना दे दे जो इनको मिलना है, ये खौफ है। और मैंने तो पहले दिन कहा था जब शुतुरमुर्ग की बात आई थी, देखिए ना, मैंने अभी आपसे घड़ी मांगी कि आपकी घड़ी में लेता हूं और मैं इसको मार्केट में बेच के आपको 15 और 150 वाली घड़ी देता हूं, इस घड़ी के पैसे मैं गरीबों में बांट देता हूं। आपको आग लग गई, आपने मुझे गुस्सा आया। तो जिस शख्स की 50 कंपनियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां, 10-10 हज़ार मुलाजमीन, अगर वो एक दिन 6-8 लाख रुपए का खाना लोगों को खिला रहा है, 10 लाख का, तो
इसमें सेठ की नाराजगी की क्या बात थी कि सेठ से कोई दुश्मनी नहीं है। सेठ अगर आपको डोनेशन देगा, उसी सेठ को आप अवार्ड भी देंगे, सोविनियर भी देंगे। वो सेठ जब आएगा आप उसकी गाड़ी के सामने खड़े होकर उसको सलूट भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर उस सेठ ने जेडीसी की फ्री लैब को सपोर्ट कर दिया, अगर उस सेठ ने जेडीसी को 10 डायलिसिस सेंटर फ्री वाले खुलवा दिया, अगर उस सेठ ने जेडीसी को पाकिस्तान का पहला फ्री ओ लेवल स्कूल खुलवा दिया, अगर उस सेठ ने जेडीसी को, इस शहर में मुर्दा खाना कहां था इतना बड़ा बताइए? कोविड में मैयतें कहां थी? हीट स्ट्रोक में मैयतें कहां थी? छोटे छोटे फ्लैटों में छोटी छोटी बर्फ की सिलियों पर रख के बैठे थे। मैयतें फूल फूल के इतनी बड़ी हो गई, दरवाजे से बाहर नहीं निकलनी थी। हमने क्या किया? हमने दुनिया की सबसे बड़ी 1000 मैयतें रखने की मॉर्चरी बना दी। 200 मैयतों की बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। हर मैयत का अलग बॉक्स है। मैयत रखना फ्री, गुस्ल फ्री। और जब गुस्ल आपकी मैयत को हो रहा होगा तो कोई दूसरा आदमी अंदर उस मैयत की हुर्मत को पामाल नहीं कर रहा होगा देख के। पूरा पर्दे का ख्याल है। औरतों के अलग 2 गुस्ल खाने, मर्दों के अलग। मैयत का गुस्ल फ्री, कफन फ्री। हीनो कंपनी की लेटेस्ट तरीन मॉडल की बसें बनवाई हैं। 3-3, 4-4 करोड़ एक बस की मालियत है। बस का नाम ही फ्री मैयत बस। जो पुरानी बसें चल रही हैं मैयत की, वो भी फ्री हैं। फिर उसके बाद अगर मैयत किसी शहर जानी है, सियालकोट जानी है, लड़काना जानी है, हरिपुर हजारा बेल्ट जानी है, तो कोफिन बॉक्स जो बनता था 15,000 रुपए का, वो फ्री। कब्रिस्तान फ्री बना दिया 40 साल बाद इस शहर के अंदर। कब्रिस्तान नहीं था मुसलमानों का, सब भर चुके थे। 11 सड़कें, 166 ब्लॉक, हर कब्र 50 साल तक रहेगी। दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, बैठ के अपने मरहूम की तदफीन देखो, जब चाहो उस कब्र की अपडेट ले लो, एक पैसा नहीं देना। अब हर चीज के पीछे माफिया, याद रखिएगा। कब्रिस्तान में कौन सी माफिया है? गोरकन माफिया। गवर्नमेंट के खाते में कब्रिस्तान भर चुका है। अब वो गोरकन जो डिफेंस क्लिफ्टन शिफ्ट हो चुका है, उसके रखे हुए उसके गांव के 25 आदमी हैं जिनकी 100 कब्रें सबको दी हुई हैं। वो देखते रहते हैं इस कब्र के लोग नहीं आए, 20-25 महीना 2 महीना उस कब्र गायब किया, नई मैयत जो है जिसको दे दिया। कितने की दी भाई? फ्रंट की कब्र थी 2 लाख रुपए की, बीच की कब्र थी 1 लाख की, वो कोने की कब्र थी 40,000 रुपए की। हमने क्या किया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी ऊपर का कब्रिस्तान फ्री। सारी पहाड़ियां काट दी हैं, प्लेन कर दिया है, 2 बोरिंग हो गई हैं, गोरकन का घर बन गया है। भाई हम इससे ज्यादा और क्या करें? स्कूल माफिया कह रही है कि एक गिला आ रहा है। हाँ। जो वो ये बताया जा रहा है कि जी आप लोग किसी मखसूस फिके को ही वो कब्र देते हैं। नहीं, आज तक हमने, हमारा कब्रिस्तान का भी इफ्तिताह हुआ ही नहीं। जब इफ्तिताह ही नहीं हुआ तो कब्र कहां से देंगे? और पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है जेडीसी वो वाहिद इदारा है ईदी की तरह जो ईदी को कॉपी करता है। यही तो सबसे बड़ी शिकायत है कि भाई तुम सबके लिए क्यों कर रहे हो? तो मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करूंगा, नहीं, किसी एक के लिए कर रहे हैं। ना, पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है कि चाहे कोविड आए, चाहे सैलाब आए, चाहे जलजला आए, जेडीसी की तो लाइन ही है। हमने कोविड में क्या ऐलान किया था? अपनी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च का लेटर हेड लाओ, जितना लिखा है उतना राशन ले जाओ। अभी सैलाब आया, हमने डेली 400 ट्रक राशन खुद निकाल रहे थे, पुलिस के थ्रू, SSU के थ्रू। हम आर्मी के थ्रू हमने 89,000 मच्छरदानियां, नेवी के थ्रू 25,000 राशन के बोरे, एयरफोर्स के थ्रू 50,000 राशन के बोरे, सिंध रेंजर्स के थ्रू 50,000 राशन के बोरे, पुलिस के थ्रू दादू के अंदर 50,000 मरीजों का अस्पताल, करोड़ों की अद्वियात, यहां से लैब की मशीनें, यहां से डॉक्टरों की पूरी एक बटालियन, उनके अखराजात। मैं कैसे इनको पाबंद कर सकता हूं किसी एक के लिए करना? सही। हमारी वो लाइन ही नहीं है। यही तो हमारा गुनाह बन गया है कि भाई तुम सिर्फ एक ग्रोह के लिए काम करो, एक जबान बोलने वालों के लिए काम करो। ये कौन सी लाइन लेकर आयोगे? जो बेवा आएगी उसकी मदद कर दोगे, उससे उसकी जबान नहीं पूछोगे, मसलक नहीं पूछोगे। मैं नहीं पूछूंगा। नहीं, लेकिन ये सारे अमल में अब जो इस रमजान में हुआ, स्पेशली पिछले रमजान में नहीं है, इस रमजान में, स्पेशली इस रमजान में, तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे कल एक साहब का फोन आया, अमेरिका से, डॉक्टर थे। उन्होंने कहा जफर भाई यहाँ जितना अमेरिका, लंदन, कनाडा में पढ़ा लिखा तबका है, सबको पता है कि ये माफियाज आपके खिलाफ क्या करें। उन्होंने मुझे बोला कि जफर भाई एक लैब के ऑनर हैं, उनके यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर के उनकी जागीरें यहाँ पर। कह रहे हैं हम यहाँ 35 साल से डॉक्टर हैं, हमारा अपना अस्पताल है, हमारा एक छोटा सा घर है। मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा सर जब 17 रुपए का खून का टेस्ट 4,500 रुपए में होगा, देखें आप 17 रुपए का 100 गुना कितना होता है? 34 रुपए। ठीक है, सही। मेरे ख्याल में हेरोइन, अफ्यूम, इंसानी स्मगलिंग, किसी काम में शायद इतना प्रॉफिट ना हो, ये 2 नंबर काम जो है। 17 रुपए का 100 गुना होता है 34 रुपए। आप 34 रुपए ले लें मेरे खून के टेस्ट के, आप 1000 गुना ले लें 170 रुपए ले लें, आप 10,000 गुना ले लो 1700 रुपए ले लो, आप 20,000 गुना ले लो 3400 रुपए ले लो, आप 30,000 गुना 35,000 गुना ज्यादा पैसे ले रहे हो। इस आवाम से कोई पूछने वाला नहीं है। जब मैंने इस माफिया को नंगा किया और मैंने फ्री मशीनें लगाई, मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, 1 घंटे बाद वीडियो लोड करूंगा, देख लीजिएगा नुमाइश औरंगी से। वो मशीनें तो जो हम लेकर आए पाकिस्तान में, जिसपे खून के टेस्ट हो रहे हैं डेली 30-35 हजार खून के टेस्ट,
आज 2 ऐसी मशीनें और उतर गई हैं पाकिस्तान में जो किसी भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में नहीं है। मजीद 150 से 200 खून के टेस्ट फ्री होंगे। एक जगह और खरीदी है अभी जहां पर औरतों के कैंसर के जितने मसाइल हैं सब फ्री होंगे। MRI, CT स्कैन, एक्सरे, कौन 65 हजार रुपए देगा भाई MRI के? उसकी असल कॉस्ट लो ना, 1200, 1400, 1500, 2000 जो आ रही है। नहीं जी, वो हम मशीन की कॉस्ट ऐसे पूरी करेंगे और ये लोग, इनके पास पैसा क्यों नहीं है, मरीज हैं तो पैसा लो इनसे। मुझे फोन आते हैं कि अरे जफर तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा इदारा जितने प्रोजेक्ट फैला के बैठा हुआ है, अगर तुम थोड़े थोड़े पैसे लो अरबों रुपए आ जाएंगे तुम्हारे इदारे में। मैंने कहा लोगों के पास पैसे ही नहीं, मैं कहां से लूं? अच्छा, लेकिन जफर साहब आप पर एक ये तनकीद होती है, आपने जगह सारा साल आपके खाने का एहतमाम होता है, लोग आते हैं बैठ के खाना खाते हैं, कहते लोगों को आपने ना सहल पसंद बना दिया, हड आराम बना दिया। सही है। लोग आते हैं, खाना ले भी जाते हैं घरों में, खा भी जाते हैं, कि आप मछलियां खिलाई जा रहे हैं, मछली पकड़ने के तरीके नहीं सिखा रहे हैं यहाँ के नौजवान मतलब को। कहने का मकसद ये भी है कि ग्राउंड में आप किसी को बिठा दें, सुबह नाश्ता दें, दोपहर खाना दें, रात का खाना दें, काम ना कोई सिखाएं, बस खिलाते जाएं। आपके हम इस वक्त जिस कैमरे पे आ रहे हैं उसके पीछे जो कैमरामैन, उसकी क्या तनख्वाह होगी? बहुत कम है, यही 40-50 हज़ार। 40 हज़ार बनाइए, 2 कमरे का घर का रेंट क्या है? 30 हज़ार। सस्ते से सस्ता भी 20 हज़ार होगा। कौन 20 हज़ार कहीं नहीं है भाई। हाँ 30 हज़ार, वैसे 35 हज़ार है, 30 हज़ार। सही। कितने पैसे बचे? 10 हज़ार। 10 हज़ार। अगर 2 बसें करके भी आता है औरंगी टाउन से तो 80-80, 160 रुपये आने के, 160 रुपये जाने का, 9,000 रुपये लग गए। 1,000 रुपये महीना गुजार के दिखाओ। बच्चों की स्कूल की फीस, गोली मार दें उस बात को, खाना, सब कुछ छोड़ दो, 1,000 महीना गुजार लो। अपनी माँ से बोलना, बीमार है ना अगर, कि माँ ये 1,000 रुपये है, तुमने मेरे लिए जितनी तकलीफें बर्दाश्त की हूँ, अब तुम मर जाओ। इस 1,000 में दवाई नहीं आ सकती, तुम्हारे टेस्ट नहीं हो सकते। तो अगर कोई शख्स इंतहाई कदम उठाने के बजाय हम वाहिद दस्तरखाने जो पार्सल देता है, वो पार्सल ले जाए, उसके घर में खाना खा ले। चले मैं एक और काम करता हूँ, जिनके पेट में तकलीफ है, खाना, भाई मेरा दीन बोल रहा है खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। आपको तकलीफ है, अच्छा 70 NGOs के और दस्तरखाने हैं, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं नजर आएगा आपको, याद रखिएगा। मैं आपको 100 पैकेट दे रहा हूँ खाने के, उसके घर का रेंट अदा कर दो। जिसको मैं मैदान में बैठा के 3 टाइम नाश्ता खाना खिला रहा हूँ, मैं आपको 100 पैकेट दे रहा हूँ, आप उसके घर का रेंट अदा कर दें, मालिक मकान को दे दें, हो जाएगा अदा। उसके बच्चे की फीस अदा हो जाएगी? मुमकिन नहीं। आप बैंक में जाइएगा, बोलिएगा 250 पैकेट लो, उसका बिजली का बिल अदा कर दो, हो जाएगा। तो आपका सवाल सही था, गलत था? लेकिन मैं तो वो बात करी जो लोग तनकीद करते हैं। तो मैं जो जवाब दे रहा हूँ, नहीं, तो जवाब तक बिल्कुल जा रहा है। नौजवानों के हवाले से ना, कि नौजवानों को किसी काम पे लगाया जाए। देखिए, मैं इससे ज्यादा और क्या करूं। वो IT का कोर्स जो मार्केट में 1.5 लाख रुपए का था, मैं कहता जी फला जगह मैं बुला रहा हूं लोगों को, उनके टेस्ट करूंगा, 30,000 लोग बैठाता, 40,000 लोग बैठाता, तस्वीरें खिंचवाता, ये करता वो करता, उसको अपनी इलेक्शन कैंपेन, मेरी तो सियासी पार्टी नहीं है, मुझे कहाँ इस्तेमाल करना है। 3.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, पूरे 3.25 लाख को एडमिशन दे दिया। IT सिटी बनाया 5 स्टार चौरंगी पे, जहाँ किसी ज़माने में शायद असेंबली बननी थी, दारुल हुकूमत था, चौरंगी के ऊपर। अब तक शायद 60-70 हज़ार लड़का लड़की पढ़ के निकल चुका है, हर 2 महीने में 10,500 लड़का लड़की पढ़ रहा है। वो कोर्स जो मार्केट में 1.5 लाख रुपए का है। ई-कॉमर्स, दराज, eBay, अमेजोन, बूढ़ी औरतें 65 साल की वहाँ से पढ़ के निकलनी है, घर बैठे तकिए ग़िलाफ़ सिलती हैं, अपनी शॉप पे डालती हैं, बेचती हैं, $2-4 कमाती हैं, महीने के एंड पे $250-300 कमा लेती हैं, घर के अंदर 80,000 रुपये आ रहा है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन वज़फ़र भाई कहने का मकसद सिर्फ इतना तो ये अभी आपका IT वाला चल रहा है? रश है। अच्छा, 3.25 लाख लोगों को एडमिशन दिया था, जिसमें से 60-65-70 हज़ार पढ़ के निकल चुके हैं, बाकी सबको बुलाए जा रहे हैं। 2 महीना गुजरता है, आ जाइए। जो भी आपने कैमरामैन की एग्जांपल दी है ना, वो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को साथ में कोई ऐसा हुनर भी सिखाते जाएंगे ना, फोकस ज्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ आपका होगा। मसलन क्या पार्ट टाइम कुछ और भी करते रहे साथ में, तो एटलीस्ट ये उसको मैनेज कर लेंगे अपने एक्सपेंस। मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ नहीं, काम तो हुकूमत के करने के, तो फिर जाहिर है जब वो नहीं करी तो अगर कहीं पर मुझे गैप नजर आएगा, मुझे नजर आ रहा है एक शख्स आपके यहाँ नौकरी करने आता है सुबह 9 बजे कैमरामैन, और वो शाम में 8 साढ़े 8 बजे अपने घर पहुंच रहा है, मैं उसको बोलूं 1 मिनट भी कमर सीधी नहीं करना, इधर आ जाऊं, सुबह 7 बजे तक दोबारा काम करो, जिंदा रह पाएगा? और कौन 2 नौकरी नहीं कर रहा? हर आदमी 2 नौकरियां कर रहा है, तो भी घर में खाना नहीं है, भूख है, बीमारियां हैं। 90 हज़ार रुपए के फोन जो आपको ज़कात या फिर इमदाद दे देते होंगे, वो ये नहीं करेंगे कि अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज बढ़ा दें, कि वो मीट कर सकें। देखिए, ये मैं फिर मैं आपको एक बात बोलूंगा, यही इंडस्ट्रियलिस्ट 1.5 लाख NGOs हैं कराची में, उन सबको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा कसूर सिर्फ ये और मेरे डोनर का कि मैंने गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए इतने से सालों में, मैंने लैब लगा दी, जो तस्वुर भी नहीं कर सकता था पाकिस्तान में कोई, कि वो मशीन जो पाकिस्तान के किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं है, किसी सरकारी अस्पताल में नहीं है,
वो मशीन जिसको 2023 में सारी दुनिया देखने गई थी, जर्मनी, अभी वो दुनिया वहां देख ही रही थी मशीन, जब वापस पाकिस्तान पहुंचे इंडस्ट्रियलिस्ट तो नुमाइश औरंगी पे लग चुकी थी और लिखा हुआ था फ्री में खून के टेस्ट करा लो। तो ये मेरा डोनर ही तो है, और कौन है? तो मैटर ये नहीं है, मैटर सिर्फ देखें दिमाग में अगर आपकी गंदगी भरी हुई है, आप कह रहे हो मुझे अमजद साबरी साहब आपकी ये चीज़ पसंद नहीं आई, गोली, मुझे फला 240 डॉक्टर पसंद नहीं आए, 90-95 दिन में गोली, क्यों भागे यहाँ से डॉक्टर पाकिस्तान से? क्यों इतने लोगों को मारा गया जबान के नाम पे, मसलक के नाम पे? मैं नहीं डर रहा इन इंतहा पसंदों से, सबको पता है कौन सी तंजीम जेडीसी के खिलाफ कैंपेन चला रही है, इनके दिमाग में क्या भरा हुआ है, इनको खौफ क्या है, ये क्यों घबराए हुए हैं और ये क्यों इंतहा पसंद बने हुए हैं। देखें शुतुरमुर्ग से कोई दुश्मनी नहीं है। तंजीम का नाम भी बता ही दें अब आप। सबको पता है, सबको पता है। अच्छा, ये बैठे इनको ही पता है, मुझे पता है। आपको जो है वो अब अवार्ड भी दिया गया हुकूमत की जानिब से, तो क्या जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, लोग इंगेज हैं, हर बंदा आप जानता है, कराची से छोड़ के हर पेशावर से लेके जीबी तक भी लोग ज़फ़र अब्बास को जान रहे होते हैं, सियासत में कब आ रहे हैं फिर आप? देखें पता नहीं, ये जो तंजीमें हैं, ये जो कैंपेन चला रही हैं, इनकी सियासत भी है, इनके इदारे हैं, फलाई इदारे भी हैं इनके, मुझे नहीं मालूम इनको खौफ क्या है। शायद इनको ये खौफ है कि ज़फ़र अब्बास ने पिछली पहली रमज़ान को एक बार बोला कि भाई सरकारी रेट पे अगर फल बेचोगे ठीक है, नहीं तो पूरा कराची फल नहीं लेगा, तो पूरे कराची ने फल नहीं लिया। ये क्यों इसकी बात सब मान रहे हैं? क्या फायदा हुआ? 6 दिन बाद वही केला जो 100 रुपए का सरकारी रेट था 130 रुपए का 130 पे आ गया। आप पे तनकीद भी हुई ना, बोला मैंने नहीं, मैंने बोला नहीं, इस पे भी आप पे तनकीद हुई ना कि आप 35,000 के शुतुरमुर्ग देखें, सुने, अब आप तो वहाँ जुल्म देखें कि एक बहुत बड़ी सियासी तंजीम उसके रहनुमा पोस्ट लगा रहे हैं कि ज़फ़र अब्बास तुमने फल वाले का तो बाइकआउट करवाया था, तुमने सेठ का नहीं करवाया, उसने इतना महंगा शुतुरमुर्ग लिया। तो मेरा आप दोनों से सवाल है, फल वाले का बाइकआउट इसलिए कराया कि गरीब के दस्तरखान पे 100 रुपये दर्जन वाला केला 100 रुपये में आ जाए, उसके बच्चे अफ्तार में कम से कम फल खा लें। 600 रुपये नहीं खरीद सकता वो। अच्छा काम था, बुरा काम था? नहीं, काम तो अच्छा था। सेठ 100 रुपये वाली चीज़ 1 अरब रुपये में खरीदे, मुझे परेशान होना चाहिए? हाँ या नहीं, मैं बताएं। तो सेठ है तो आपको क्यों परेशानी होगी? खरीद सकता है। खरीद सकता, तो इनको क्यों परेशानी हो रही इन तंजीमों को? नहीं, मुझे मैटर फिर याद रखिएगा, मैटर ना सेठ से प्रॉब्लम है ना शुतुरमुर्ग से प्रॉब्लम है, ये माफिया कह रही है ज़फ़र अब्बास हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे, आइंदा कोई भी माफियाज के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, ये गुलामों की तरह कौम आएगी, ये 17 रुपए वाला खून का टेस्ट हम इनका 10,000 का करेंगे, इनका बाप भी कराएगा। जब आप इन सब से पंगा ले रहे हैं और आपके खिलाफ आपको पता है कि इन्होंने कमर कसी हुई है और ये एक तंजीम आपके पीछे लगी हुई है, तो आपने तो मौका दे दिया ना उन्हें शुतुरमुर्ग के? नहीं, मैं इनको 100 मौके दूंगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं अभी भी खिलाऊंगा। आज भी एक साहब के मैंने गोश्त भिजवाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अगर ये तंजीम ये समझ रही है, मैं जानता हूं उनका मिलिटेंट विंग भी है, जरूरी है शुतुरमुर्गी हो। मैं क्यों बोलूं आपको? मैंने अभी इनसे पूछा ना, ये घड़ी पर आपने ये सोने का कड़ा क्यों पहना हुआ है, प्लास्टिक का क्यों नहीं पहना आपने? बहन जवाब दीजिए प्लीज। मेरी मर्जी। तो उस सेठ की दुश्मन क्यों बन गई आप? उस सेठ की दुश्मन क्यों बन गई है? तो प्रॉब्लम फिर बोलूंगा, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ काम से है कि हम बैठे हुए थे 2000 सालों से। ये कल की एनजीओ है, इसने गली गली डायलिसिस सेंटर, यहाँ से आज़ाद कश्मीर तक लोगों के लिए दस्तरखान, ये फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर, ये सियालकोट में फ्री डायलिसिस सेंटर। चलो डायलिसिस सेंटर में घुस रहे हो, कोई बयानिया लिखा हो कि भाई ज़बान बोलने वालों की कदर करो, इस मसलक वालों की कदर करो, इस मजहब का एहतराम करो, कुछ नहीं। ना किसी यतीम की तस्वीर लगाई हुई है, ना मॉर्निंग शोज में आगे बच्चे बेच रहा है 1.5 करोड़ रुपए के, ना ये किसी की शादियां करा रहा है, ना कोई प्रॉब्लम। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताइएगा, हमने जगह जगह स्टॉल्स देखे हैं लगे हुए, मतलब खैर वही कैंप लगे हुए देखे हैं, गजा और फलस्तीन सामान जा रहा था और लोग इकट्ठा भी कर रहे थे। देखिए मैंने अभी भी जो एनडीएमए का सामान गया है, पानी का जहाज, आप देख लें जेडीसी के पेज पे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सामान भेजा है 2 बार। पैसे के हवाले से मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अभी कोई गेटवे नहीं है। अच्छा, कोई भी गेटवे नहीं है। अगर कोई गेटवे है तो आप मुझे बताओ, तो मैं आज ही अपील कर दूंगा कि ए पाकिस्तानियों, लाओ ज़फ़र अब्बास पैसे मांग रहे हैं। सामान जा रहा है, सामान एनडीएमए के थ्रू जाएगा। एनडीएमए कोई डेट नहीं देती है। अभी एनडीएमए ने बोला पानी का जहाज जा रहा है, इससे पहले उनके 3 जहाज गए थे बायर। तो जब उन्होंने बोला तो हमने सारा सामान वहां पहुंचा दिया, जो हमारे पास पैसे आए थे या जो कुछ आया था, जो हमने सामान खरीदा था। जैसे ही गजा का वाकया हुआ था, जेडीसी वो वाहिद तंजीम थी जिसने बगैर किसी खौफ के 2 तलवार के ऊपर 2.5 महीने तक कैंप लगा के रखा, 2 तलवार पे 2.5 महीने तक। और अपनी सहरी में रोजाना गजा के मजलूमीन के हक में नारे भी लगवाता हूं, और उन मजलूमों के लिए जिनको बगैर कफन के उन बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में उन्हीं बिल्डिंगों में गरक कर दिया, मिसाइल मार के दबा दिया, दफन कर दी। उन अस्पतालों में जहां इलाज कराने गए थे बेचारे जख्मी, उनको उन्हीं अस्पतालों में दफना दिया गया। उनके लिए आवाज उठाता हूं, लेकिन जब तक मुझे मेरी रियासत इशारा नहीं देगी कि भाई हम तुम्हें ये गेटवे दे रहे हैं, इसके जरिए तुम $1 लाख, $1 करोड़ ले जा सकते हो, जब कोई रास्ता ही नहीं, मैं कैसे मांगू पैसे? अच्छा, मैं जब सब टाइम खत्म हो रहा है, मैं सिर्फ क्विकली, आप पर ये भी इल्ज़ाम है कि आपको बैरूनी
फंडिंग भी आ रही है बैरून ममालिक से, देखें, क्या अगर ऐसे भी? देखें ये इल्ज़ाम हम पे इसलिए नहीं लगा सकते, ये इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जेडीसी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में रजिस्टर्ड है, जेडीसी यूएसए चैरिटी रजिस्टर्ड है, अमेरिका में बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट है, 501c3 हमारे पास है, यूके चैरिटी हम रजिस्टर्ड इदारा हैं। तो लाजमी बात है वहाँ पर जो भी पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करते हैं, और खुदा का बड़ा फजल है कि जब हमने कभी कोई ज़रूरत महसूस की है या खुदा न खास्ता हमारे मुल्क पर कोई मुश्किल आई है, तो जेडीसी ने जो काम किया है वो फिर मिसाली काम किया है। क्यों? जेडीसी की ये लाइन ही नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि फंडिंग आ रही है पर लीगली आ रही है? नहीं, हम पीसीबी ऑडिट कराते हैं। जेडीसी वो इदारा है जो ऑडिट के अलावा रियासत पाकिस्तान का जो इदारा है पीसीबी, उसको पेमेंट करता है। इस्लामाबाद से टीमें आती हैं और वो ऑडिट करती हैं। सही। जब मैं रोडों में खड़े होकर बोल रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए पहला ओ लेवल स्कूल फ्री बना दिया है, तो उसमें अगर बीकन हाउस के प्रिंसिपल और टीचर पढ़ा रहे हैं तो उस इदारे का खर्चा कितना होगा, ये कैसे चलेगा? तो भाई बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है। जब आप ये लाइन बोलेंगे ना, एक लाइन जो आप मैं जिसकी वजह से मुश्किलात है हमारे लिए, सही, कि जेडीसी बिला तफरीक रंग, नस्ल, मजहब, मसलक काम करता है। अगर किसी को बुरा लग रहा है मेरे करीबी आदमी को, तुम तमाम मसालिक की मदद क्यों कर रहे हो, मत दो पैसा। तुम्हें बुरा लग रहा है तमाम जबान बोलने वालों की मदद क्यों कर रहे हो, मत दो। क्योंकि देखें यहाँ बिक क्या रहा है कि जी मैं तो सिर्फ अपने नहीं, लेकिन ये कि सब जो है उनके लिए मदद है। बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, जेडीसी के सेक्रेटरी जनरल। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बोल के जायके में सहरिश के साथ आपकी मुलाकात। जी वेलकम टू बोल के जायके। शेफ माहिदा मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत कुछ आज मज़े का है जो कि इन प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है, मतलब ना प्रोसेस। बाकी माहिदा बताएंगी कि क्या है और आज की रेसिपीज़ के नाम क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। और आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए क्योंकि आपने नोट करना है ताकि आप इन रेसिपीज़ को आज अपने इफ्तार में ट्राई कर सकें। जी सहरिश, आज हम बनाने जा रहे हैं शिनवारी कीमा। ठीक है, जो अभी इफ्तार का जो लास्ट अशरा चल रहा है, आपको पता है कि लोग बाहर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और ढाबे पे बैठ के लाजमी फैमिली जो है शिनवारी कीमा ऑर्डर करती है, पसंद करती है। तो आज ये हम आपको घर में रेस्टोरेंट स्टाइल शिनवारी कीमा बनाना सिखा रहे हैं। इसके साथ साथ हम बना रहे हैं इलायचीन की फिरनी, इलायचीन फिरनी हम बना रहे हैं, जिसका हमने प्रोसेस जो है वो कर दिया है आधा। इसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, हमने इसमें पहले जो है वो चावल आपने सोक करने हैं, ठीक है, भिगो के रखने हैं आधा घंटा। उसको आपने फिर पानी स्टेन करके उसको आपने ग्राइंड कर देना है अच्छी तरीके से पानी निकालने के बाद उसका, ताकि पेस्ट बन जाए। आपने 1 लीटर मिल्क लेना है, ठीक है। उसके बाद चावल का जो मिक्सचर है वो आपने इसके अंदर डालना है और इसको अच्छी तरीके से जो है वो स्टिर करना है ताकि इसके जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद जी आपने इसको पकने के लिए रख देना है इतने टाइम तक कि जब तक ये चावल पक ना जाए, पूरी तरीके से गल ना जाए। हमें यहाँ पे 5 से 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं इसको पकाते हुए स्लो फ्लेम पर। तो जब तक ये चावल थोड़े से कुक हो रहे हैं हम इसको यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे शिनवारी कीमे की तरफ। ठीक है जी, शिनवारी कीमे में हमने जो किया है वो हमने जो प्रोसेस किए हैं चीज़ें वो ये हैं कि हमने पहले ऑयल लिया 200 ml। ठीक है, हमने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर 1 kg हमने कीमा डाला, उसको हमने फ्राई किया नमक के साथ। 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर नमक ऐड किया। ठीक है, 4 से 5 मिनट इसको हमने फ्राई किया है। उसके बाद हमने 500 ग्राम टमाटर लिए हैं, उसकी हमने स्किन पहले से रिमूव कर दी थी, 2 मिनट ब्लांच करके हमने इसमें वो डाले हैं और उसके साथ हमने 100 ml जितना हमने इसमें पानी डाला है। ठीक है, अब हमने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था कि टमाटर इसके गल जाए। अब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर और पकेगा ताकि टमाटर इसके और सॉफ्ट हो जाए। ज़बरदस्त। ठीक है जी, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसके टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट होंगे। ये बहुत अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि आप इसके इंग्रेडिएंट्स पहले बता दें। ठीक है, अच्छा, इसमें जो चीज़ें जाएंगी ये ऑयल जाएगा, कीमा जाएगा, उसके साथ टमाटर जाएंगे, नमक जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, दही इसके अंदर ऐड होगी। इसके अंदर हम लेंगे ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, काली मिर्चें और हम इसके साथ लेंगे आखिरी के अंदर जो हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे वो होगा गरम मसाला पाउडर और ग्रीन चिली। पे ना चार्ट भी नज़र आ रहा है
तो वो लोग जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं वो इसको चार्ट से भी नोटिस कर सकते हैं। इसमें बीफ का कीमा 1 किलो है, ऑयल 200 ml है, सॉल्ट है, टमाटोज़ हैं, वाटर है, ग्रीन चिली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, रेड चिली फ्लेक्स हैं, टर्मेरिक पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, योगर्ट है, ब्लैक पेपर पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, ग्रीन चिलीज़ हैं और उसके बाद जूलियन कटिंग में जिंजर और ग्रीन चिली स्लाइस मौजूद हैं जो कि गार्निशिंग के काम आएगी। गार्निशिंग के काम आएगी, ठीक है। और जब तक कीमा ये जब भी बनाना हो ना तो उसमें मेरा ख्याल है कि भुनाई ही एक मेन फैक्टर होता बुनाई है। मेन फैक्टर होता है। और अच्छा, आप लोगों ने कीमे में ये करना है कि इसको जब आप कीमा बन जाए तो बहुत लोग गलती करते हैं कि कीमे को जब कीमा बना लेते हैं उसके बाद वॉश करते हैं। आपने कीमे को कभी भी जब कीमा पिस जाता है उसके बाद आपने वॉश नहीं करना है इसको, ठीक है। हमने जी इसको थोड़ी देर यहाँ पर पकाएंगे, इसकी बुनाई होगी। जब तक हम अपनी फिरनी के पास आ जाते हैं, हमने इसके अंदर अब डालना है 1 कप शुगर। तकरीबन हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। जो लोग 1 हल्का कप मीठा जितनी पसंद करते हैं वो कम भी डाल सकते हैं। ऐसा ही है, जो जितना मीठा जिसको पसंद है अपने टेस्ट बड के हिसाब से वो डालें। आपने इसके अंदर विस्क ही चलानी है ताकि इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो खत्म हो चलें, जाएं, जितनी लम्स देर नहीं तक आप बने। इसके लम्स खत्म कर रही हैं तब तक मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि लेमन मैक्स बार और लेमन मैक्स लिक्विड का हमारे किचन में होना कितना ज़रूरी है। तो इस वक्त मैं चाहूँगी कैमरामैन अगर आप थोड़ा सा मेरी तरफ फोकस कीजिए और मैं अपने नाज़रीन को दिखाती हूँ कि लेमन मैक्स का इस वक्त स्पॉन्ज मेरे पास मौजूद है और साथ में ये लिक्विड सोप मौजूद है। अगर आप बार यूज़ करेंगे तो ज़रा सी बार सिर्फ आप इसके स्पॉन्ज पे लगाएंगे और आपके बर्तन धुलते चले जाएंगे। और अगर आप लिक्विड यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि जस्ट 1 एंड दिस इज़ 2nd ड्रॉप, 2 ड्रॉप्स आर इनफ कि आपको सिर्फ 2 ड्रॉप्स स्पॉन्ज में डालने। देखिए फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो गए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा और इसको दबाएंगे तो झाग अच्छा खासा बन जाएगा। झाग बनता जाएगा, बर्तन धुलते जाएंगे। 3x मोर टाइम्स ये ग्रीस को कट करता है। कितने ही चिकने बर्तन हो सफाई अच्छे से हो जाती है और खुशबू बहुत प्यारी आती है। तो ये आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है, तभी मेहमानों के आने से ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किचन आपका साफ़ रहेगा, मेहमान कितने भी आए बर्तन धुलते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब आए और कब मेहमान गए। उसके साथ साथ जनाब मेरे पास एज़ यू नो मेरे किचन में मौजूद होता है पामोलिव सोप जो कि इस वक्त मेरे पास बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सोप है ये है जी मॉइस्चराइजिंग ग्लो सोप। इसके अंदर चारकोल मौजूद है जो कि आपकी स्किन के पोर्स को साफ़ करता है, आपकी स्किन की डलनेस को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को खुशबूदार और रिफ़्रेशिंग बनाता है। कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर मौजूद है जो कि आपके हाथों को बहुत अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो लिहाजा अपने किचन में आपने पामोलिव सोप साफ़ ख़ास तौर पर ये सिंक के पास लाजमी रखना है ताकि जैसे जैसे आपके हाथों पे चिकना लगे या फिर आप अनियन कटिंग करें, जिंजर गार्लिक कटिंग करें या फिर आप मीट कट करें या साफ़ करें, धोएं, फ़िश धोएं तो आपके हाथों से बदबू ना आए। फ़ौरन से आपके हाथ साफ़ हो जाए और इस तरह साफ़ हों कि आपको अपनी स्किन खुद ही बड़ी नरम और मुलायम महसूस हो। जेंटली ये आपके हाथों को साफ़ करता है और आपको खुशबू बड़ी प्यारी आती है कि आपको पता चलता है कि भाई कितनी प्यारी खुशबू है इसकी। मुझे खैर इसकी खुशबू बहुत पसंद है और मैं तभी इसको यूज़ करती हूँ अपने किचन में। तो ये आपने लाजमी रखना है ताकि आप बार बार अपने हैंड वॉश करते रहें। जी मायदा जी, तो जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पे बबल्स आना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारी फिरनी रेडी है। अब हम इसको बंद करेंगे ठंडा करने के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर जो हमारे 2-3 और इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसका जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा कीमा जो है वो जब तक आप इस कीमे को भून रही हैं, इस वक्त फिरनी का जो चार्ट है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमने तकरीबन 250 ग्राम चावल डाले हैं, 1 किलो दूध है, आधा टेबल स्पून जो है वो ग्रीन कार्डेमन पाउडर है यानी कि हरी इलायची का पाउडर। और इसके साथ साथ हम इसमें देख रहे हैं कि कुछ हम ना वो भी डाल सकते हैं, ज़ाफ़रान अगर आपके पास अवेलेबल हो थोड़ी सी आप वो भी डाल सकते हैं। 5 कप इसमें दूध के शामिल हैं और 1 कप चीनी डाली है और कुछ ड्रॉप्स इसमें केवड़े के डलते हैं, केवड़ा एसेंस केवड़े के डलते हैं। और तकरीबन बाकी आपकी मर्ज़ी है जितने भी आप पिस्ता बादाम हम इसमें डालना चाहें। और 8 टेबल स्पून इसमें शरबत इलायची डलता है जो कि इसको मज़ेदार बनाता है। जी मायदा जी, तो हमने इसके अंदर हरी मिर्चें डाली हैं तकरीबन 3 से 4 अदद। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना। इस पॉइंट पे आके हम इसको डालेंगे। अब जी हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे फिर हम अपने इसके अंदर मसालों को शामिल करेंगे। सही।
चले जब तक आप इसको भून रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिंजर गार्लिक की स्मेल भी ख़त्म करना होती है थोड़ा सा भुनने के साथ, तो तब तक मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि इस रमज़ान हमारे लिए एक बड़ा ख़ास तोहफ़ा आया है। क्योंकि आपको पता है हमारे किचन के कैबिनेट में एक डब्बा मौजूद होता है, जार मौजूद होता है, जो कि हमारी अम्मियों को बड़ा अजीज़ होता है, जो कहती हैं कि अपनी जगह पर वापस रखना है, इस्तेमाल करके आगे पीछे नहीं करना। तो ऐसे में इस रमज़ान लिप्टन हमारे लिए, हमारी अम्मियों के लिए ख़ास तोहफ़ा लेके आया है, जो कि इस जार की सूरत में है, और इसको जार ऑफ जॉय भी कह सकते हैं कि इसमें आप पत्ती जो है वो पड़ी हुई कितनी खूबसूरत लगती है। तो ये आपकी किचन की रौनक को बढ़ाएगा। ख़ास तोहफ़ा लिप्टन की तरफ से जो कि इस रमज़ान हमारे लिए आया है। और जब आपकी चाय की पत्ती ख़त्म हो जाए तो आप इसमें फ्लावर, शुगर कुछ भी प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये डब्बा है, इसके ऊपर से लिड ट्रांसपेरेंट है ताकि पता चले जो चीज़ पड़ी हुई है कितनी पड़ी हुई है, और बेशक ये आपकी किचन की रौनक को बढ़ाएगा। और जहाँ तक बात है लिप्टन चाय की, तो भाई जितनी बार बनाते हैं वो गोल्डन कलर जो है ना वो हर बार आता है, और क्या खुशबू होती है कि इंसान को ना उसकी स्मेल से ही ना कुछ एक ताजगी का एहसास होता है। तो चाय जब भी आपसे पूछा जाएगा कौन सी चाहिए, तो आपने कहना लिप्टन ही तो है जनाब। तो मेरे किचन में लिप्टन लाजमी मौजूद होती है। हाँ जी, तो अब जी हम अपने मसाले डालेंगे इसके अंदर। हम 1 टेबल स्पून जितनी रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून जितना, इससे ज़्यादा आपने इसके अंदर नहीं डालना है। सॉल्ट हम पहले डाल चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर, ठीक है, तकरीबन 1 टीस्पून जितना। हम इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें दही को ऐड कर देंगे अपनी, ताकि इसका मसाला बन जाए। दही वगैरह कोई भी चीज़, सफ़ेद चीज़ आपने ऐड करनी है तो आपने आँच को बिल्कुल हल्का करके इसके अंदर ऐड करना है। डेयरी का जो भी प्रोडक्ट, दही को फेंट के डालना है, वरना इसमें भी लम्स बन जाएंगे। हम तकरीबन 400 ग्राम जितनी हम इसमें दही डालेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 450 ml थी तो हमने थोड़ी सी बचा ली। हम यहाँ पर इसको डालेंगे, 1-2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर इसके बाद हम इसको तेज़ फ्लेम करके इसको भून लेंगे, इसका पानी खुश कर लेंगे। ये 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद लगेंगे, ठीक है, जब तक हम अपनी फिरनी को फाइनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, फिरनी के अंदर हमारा इलायचीन का शरबत, ठीक है। तकरीबन हम इसमें डालेंगे, चीनी भी डाली हुई है, तो चीनी भी डाली हुई है, ऐसा ही है। ये इसके फ्लेवर को बहुत मज़ेदार बनाएगा और आप जो नॉर्मली खाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर आएगा जी। तो ये हमने इसके अंदर, अच्छा आप लोगों ने विस्क का ही यूज़ करना है इसके अंदर, और ज़्यादा देर इसको ठंडा करने के लिए नहीं छोड़ना है, वरना ये पूरी जम जाएगी। क्या खुशबू आ रही है मायदा, ज़बरदस्त। इलायचीन डलते ही ना वो जो इलायचियों की प्यारी सी खुशबू आती है ना, वो आ रही है। ऐसा ही है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे केवड़ा एसेंस, बहुत ही कम, फ्यू ड्रॉप्स हमने इसके अंदर डालने हैं, सिर्फ समझे 1 से 2 ड्रॉप्स हमने इसके अंदर डालने, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, केवड़ा वाटर और केवड़ा एसेंस 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपने अगर केवड़ा वाटर डालना है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, केवड़ा एसेंस कम क्वांटिटी में जाता है, सही, ठीक है। हम जब तक इसको भी तेज़ आंच करके इसको अभी पानी खुश्क होने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, जब तक ये भी भून जाएगा। केवड़े की खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। हाँ जी। अब हम इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर, ठीक है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे। हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर इलायचीन का शरबत, करशी का शरबत हमने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक हो गया, ठीक है जी, ये हमारी रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं, सही ठीक है। हम यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर करते मैं हैं। आपकी थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ। थैंक यू। बस हम इसको इसके अंदर सर्व करेंगे, यहाँ से हम अपनी चीज़ें एक्स्ट्रा रिमूव कर देते हैं। सही। वैसे कितनी क्विक रेसिपीज है ये मायदा, हम लोग बिला वजह इतना हाँ जी। परेशान होते हैं कौन बनाए और कौन करे, हालांकि दिस इज सो क्विक। थोड़ा सा बस एफर्ट चाहिए होता है इन रेसिपीज़ को बनाने में, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसका ध्यान दे दें तो बहुत जल्दी बन जाती है। कुकिंग करना कोई मुश्किल नहीं है, सही बात, ठीक है जी। हमने इसके अंदर हम सर्व करेंगे। आप इसको जब भी खाएंगे इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे आपने इसको ठंडा करके खाना है फ्रिज के अंदर। ज़बरदस्त, क्या खुशबू आ रही है भाई। मैं तो ना शिद्दत से इंतज़ार करूँगी कि अफ्तार में ये ना कब सर्व हो। और कब करशी का इलायचीन डालने के बाद इसका जो खुशबू है जायका ये यार, खुशबू। और ही बढ़ गई है।
क्या बात है। इसको यहाँ पर साफ करेंगे। सही है, उसके बाद आप इसकी गार्निशिंग करेंगे। इस पे हम जो है वो क्रशी का इलायचीन जो है वो इसके ऊपर डालेंगे, पोर करेंगे। सही। और ठीक दूसरा इसमें आप ऊपर से नट्स भी डालेंगे। नट्स भी डालेंगे हम इसके अंदर। ज़बरदस्त मायदा, बेहतरीन। हम ऊपर से बच्चे इसमें बहुत खुश होते हैं, उनके बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो वो तो चाहते हैं कि ऐसी डिशेस घर में बने और वो एंजॉय करें। हाँ जी। चलिए मैं तो जी आपकी हेल्प हमारा कर आप देती हूँ। इसमें नट्स डालिए। ये हमारी फिरनी जो है वो रेडी है। अब हम अपने कीमे की भुनाई की तरफ आ जाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी मायदा, कीमा भी ऑलमोस्ट डन लग रहा है। कीमा ऑलमोस्ट डन है, बस ये 1 से 2 मिनट और लगेंगे। जब तक ये कीमा भुन रहा है हम इसके इंग्रेडिएंट्स को दोबारा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, हमने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर हमने कीमे को फ्राई किया तकरीबन 4 से 5 मिनट तक तेज फ्लेम के ऊपर। हमने 1 टेबलस्पून नमक डाल के इसको फ्राई किया है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर डाली है टमाटर। अच्छा, उसको इसमें आपने प्याज नहीं डाला? प्याज हमने नहीं डाला, प्याज हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, हम इसके अंदर जो है वो टमाटर को ब्लांच करके उसकी स्किन को रिमूव करके हम इसके अंदर डालेंगे। हम उसके साथ ही जो है वो 1 कप जितना हम पानी डालेंगे। अगर आपके पास यखनी है तो आप यखनी भी इस पॉइंट पे डाल सकते हैं इसके अंदर। आपने इसको 7 से 8 मिनट तक हल्की आंच पे जो है वो पकने के लिए छोड़ दिया कि जब तक टमाटर पूरी तरीके से गल जाएं। उसके बाद आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, हरी मिर्चें डालनी है, इसके अंदर थोड़ी सी भुनाई करनी है, मसाले डालने हैं आपने, और जी इसके बाद आपने दही डाल के इसको मज़ीद भून लेना है। अच्छा, मैं क्योंकि जब मैंने घर में कीमा बनाया है तो मैंने उसके अंदर पहले अनियन फ्राई किए हैं, फिर टमाटर फ्राई किए हैं, फिर मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई किया है और मैंने कीमा अलग से गलाया है। उसके बाद सारे मसाले डालने के बाद मैं फिर कीमा डाल के उसको भून लेती हूँ और ऊपर से गार्निशिंग कर देती हूँ अदरक की। ये इट्स टाइप ऑफ शिनवारी कीमा कढ़ाई। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो नहीं जाती प्याज, और प्याज वाली भी कीमा बनता है, वो बहुत ही मज़े का बनता है। ये शिनवारी कीमा कढ़ाई है जो कि आप मटन से भी बना सकते हैं, चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं। ये हमारा रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे, लेकिन सर्व करने से पहले हम इसके अंदर इस पॉइंट पे आकर गरम मसाला पाउडर डालेंगे। आपने इससे पहले नहीं डालना गरम मसाला पाउडर, क्योंकि ये आपके जो कीमा है इसके कलर को चेंज कर देगा। और हमने इसके अंदर ½ टीस्पून जितनी काली मिर्च पाउडर डाला है। ज़बरदस्त हो गया, ये तो मुझे शक्ल से ये लग रहा है हमारा बहुत मज़े का बना है। रेडी है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको जितना जो है इसका, अगर ग्रेवी बिल्कुल ही ड्राई करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमें इतनी सही लग रही है तो हम इसको इस पॉइंट पे आके आप इसका ऑयल भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कम ऑयल चाहिए तो इस पॉइंट पे आके आप रिमूव कर सकते हैं। इससे पहले आप रिमूव नहीं करेंगे वरना वो आपका जो कीमा है उसकी भुनाई अच्छी तरीके से नहीं होगी। ज़बरदस्त, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, क्योंकि अक्सर लोग ना कीमे में ना ऑयल कम डालते हैं और ड्राई ड्राई सा बनता है और उसकी भुनाई भी कम होती है और उसमें से हीक नहीं जाता उसमें से। ये आपने भुनाई के टाइम पे आपने इसमें से ऑयल कम नहीं करना, इस पॉइंट पे आके आप इस पे से ऑयल को रिमूव कर सकते हैं। बहुत अच्छा भुन गया ये। हाँ जी, चलें जी, हमारी दोनों रेसिपीज़ ऑलमोस्ट डन हो गई हैं और बड़ा क्विक ये रेसिपीज़ थी और ये वो खाने हैं जो मेरा ख्याल है कि आमतौर पे हम घरों में पसंद करते हैं। और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि डिफरेंट तरीके से बनाना चाह रही होती हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि भाई क्या किया जाए। हाँ तो ऐसे में ज़ाहिर है जो शेफ़्स होते हैं वो टिप्स बताते हैं, जैसे कि आज आपने बताई है कि एक खड़ा कीमा बनता है, एक प्याज़ों वाला कीमा बनता है, ये शिनवारी कीमा है, इंग्रेडिएंट्स वही है, थोड़ा सा सिर्फ पकाने का तरीका डिफरेंट है। तो क्यों ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए अपने घर में। तो ये आपने लाजमी ट्राई करना है, अपना फीडबैक हमें देना है। यूट्यूब पे जाइए, दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, और वहाँ पे जाके आपने जनाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना है कि आपने कीमा घर पे ट्राई किया तो कैसा बना। और अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ आपकी भी फरमाइश है कि भाई हमें ये बनाना सिखाया जाए तो आपने लाजमी हमें मैसेज करना है उसी कमेंट बॉक्स में, तो हम आपकी उस फरमाइश को ज़रूर पूरा करेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए कैसा लगा। तो जी अभी हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो चुकी। कैमरामैन मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप ये फोकस करके दिखा दें, ये हमारी इलायचीन खीर है और एक हमारा शिनवारी कीमा है, ये दोनों रेडी हो चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि सब ने ये रेसिपी को नोट कर लिया होगा, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इसमें डाले हैं, और हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब इस वक्त बोल के जायके से शेफ़ मायदा और मैं इजाज़त चाहेंगे, वापस चलेंगे मुदस्सिर इकबाल के पास। तो चलिए
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल और बोल के जायके से अब वापस आ चुके हैं हम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने नाज़रीन गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। इस बार अमरीका ने बड़ा काम किया है। अमरीका ने वोटिंग में तो हिस्सा नहीं लिया मगर करारदाद मंजूर होने से भी नहीं रोकी और वीटो नहीं किया। ये देखकर इजराइल का पारा भी हाई हो गया। इजराइल ने गज़ा जंग बंद करने से इनकार किया और अमरीका जाने वाले अपने रहनुमाओं के दौरे भी मनसूख कर दिए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब यूरोपीय ममालिक भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर रहे हैं। जी, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर हैं जमील अहमद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जमील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर जमील, बड़ी अच्छी खबर है कि ये करारदाद मंजूर हो गई है, लेकिन हिस्सा तो नहीं लिया अमेरिका ने, लेकिन रोका भी नहीं इस करारदाद को मंजूर होने से, वीटो नहीं किया। मुझे ये बताइएगा कि आखिर वो कौन सा प्रेशर है जो अमेरिका को रोके हुए है कि वो खुलकर मुखालिफत नहीं कर रहा इसराइल की? अमेरिका पर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा इसलिए है कि अमेरिका का पूरा निज़ाम, पूरा जो इंतज़ाम है वो हर हाल से जकड़ा हुआ है उन तानों बानों में जो कि जिसे के कंट्रोल करते हैं सहूनी सोच के लोग, और जिसका वही सहूनियत से ताल्लुक़ है। तमाम यहूदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सहूनियत से जिनका ताल्लुक़ है, तो वो उस लिहाज से उनकी गवर्नमेंट हो गई, उनके ज़राए अबलाग हो गया, और सबसे बड़ी बात यह है उनकी कांग्रेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो या उनकी सेनेट हो, दोनों में काफ़ी असर इन्फ्लुएंस है सहूनी तहरीकों का। अब से नहीं है, ये बहुत पहले से है, और यही वजह है कि इजराइल दमदमाता फिरता है पूरी दुनिया में। अगर इस वक्त इज्तनाब किया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया अमेरिका ने, तो ये वही वजह है कि उन्होंने जिसे कहा जाए कि किस कदर रूप हैं यारों के खौफ आता है, सरे मैं खाना जुदा और सरे सरकार जुदा, ये उन्होंने इलेक्शन से पहले दिखाने के लिए किया है। वरना अमेरिका अपना बैरी बेड़ा हटा ले वहां से। अमेरिका अपने फौजी जो वहां रखे हुए हैं हटा ले। अमेरिका वहां कोई 35,000 टन जो बम भेजे हैं अमेरिका ने, उसको भेजना बंद कर दे। तो और उसके अलावा जितनी रसदगाहें जा रही हैं इजराइल को, वो तमाम सप्लाई बंद कर दे अमेरिका। उसकी तो बैरी बेरे खड़े हुए हैं वहां, चले खुद नहीं करता, दूसरों को इजाजत दे करने के लिए। तो बात ये है कि ये सारी की सारी दिखावे की बातें हैं। बहरा एक अखलाकी तौर पर, क्योंकि दुनिया की ताकत और सकत, देखें अगर आप यूरोप से जो उन्होंने अखलाकी ताकत दिखानी थी मुजाहरों के जरिए या जो इस रेजोल्यूशन के जरिए या जो इमदाद के जरिए वो दिखाते रहे, उससे ज्यादा उनकी सकत है नहीं, क्योंकि वो तो नेटो की मेंबर्स हैं ज्यादातर। वो अमेरिका से बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये अब करारदाद तो मंजूर हो गई है, इजराइल कह रहा है जंग बंदी वो नहीं करेंगे, तो क्या इजराइल पर इस करारदाद का कोई प्रेशर नहीं होगा? और जंग बंदी के जो एक करारदाद के बाद आसार हो रहे थे, क्या वो होते नजर नहीं आ रहे? नहीं, पसे पर्दा तो जाहिर है, इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी उनके इन्फ्लुएंस तो है, जो मैंने भी आपको बताया कि अमेरिका के हुकूमतों में, ईवानों में, मीडिया में, हर जगह। तो वो अगर चैप्टर 6 के तहत, इसका मतलब हल क्या है इसका? एक रेजोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा पास करता है और एक थोड़ी है, तकरीबन ये अब तो 8 रेजोल्यूशन हो गए। आखिरी रेजोल्यूशन जिसमें बड़ी तंबीह के साथ कहा गया था 27/12 रेजोल्यूशन, जो कि 15 नवंबर 23 को पास हुआ था, जब 19,000 अफराद शहीद हुए थे फलस्तीन में, उस वक्त ये पास हुआ था। उसमें भी जंगबंदी की बात की गई थी, उसमें भी ह्यूमैनिटेरियन उसकी रसदगाहें की और इमदाद की बात की गई थी, दगियां उसकी उड़ा दी गई। तो कहने का मकसद ये, इसका हल ही एक होता है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, फलस्तीन का मामला हो, अक़वाम मुत्तहिदा का रेजोल्यूशन इंटरनेशनल कानून बन जाता है। और इंटरनेशनल कानून की अगर कोई मुल्क पासदारी नहीं करता है तो चैप्टर 6 में पहले उस पर कदगने लगाई जाती हैं, यानी कि सैंक्शन लगाई जाती हैं। कर दे रेजोल्यूशन मूव अमेरिका ने उसने इज्तनाब किया है, मुस्लिम ममालिक जो वहाँ नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो कर दें, या बाकी लोग कर दें। अलजायर हो गया, बाकी ममालिक हो गया, माल्टा हो गया, जिन्होंने किया है। और उस पर सैंक्शन की जब रेजोल्यूशन आएगी तो अमेरिका भरपूर तरीके से उसको विटो करेगा कि सैंक्शन नहीं लग सकता इजराइल पर। इसी तरीके से चैप्टर 7 के तहत, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका में आगे सितंबर के करीब इलेक्शन होने जा रहा है
और उसकी कैंपेन्स अभी से चल रही हैं और आप कह रहे हैं कि उसी की वजह से एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये किया गया होगा, इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब तनकीद हो रही है मुसलमान हुक्मरानों पर, जो अरब ममालिक है उन पर बहुत तनकीद हो रही है कि कोई बात नहीं करने को तैयार, OIC का प्लेटफॉर्म इस पर बात नहीं कर रहा। तो इस तनाजुर में आप किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये तवक्कुआत तो अब करना हमने छोड़ ही दी, क्योंकि मैंने कई मरतबा कई प्रोग्रामों में बताया है कि जो OIC का चार्टर है उसके प्रेएम्बल में दिया हुआ है कि इजराइलियों का साथ दिया जाएगा, और ये जो OIC बनाई गई उसका एक सबसे बड़ी वजह यही थी। और उसके बाद उनके आर्टिकल 18 में दिया हुआ है और एक खास असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया गया है कि इस मामले को अपना फ़लस्तीन के मामले को हमेशा उठाया जाएगा। और उससे हटकर बात जो सरबराहों की इजलास हुई थी इसमें पहले इसी मामले में, तो उन्होंने तो बस आमदन गुफ्तन बर्खास्तन क्या सैंक्शन लगाया, अपने प्लेटफॉर्म से तो लगा सकते थे, लेकिन दो किस्म के सैंक्शन होते हैं, एक अक़वाम मुत्तहिदा लगा सकता है, एक कोई मुल्क लगा सकता है, एक कोई ग्रुप लगा सकता है। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है OIC ऑर्गेनाइजेशन, ये अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर और चैप्टर 8 के तहत बनी है। इसकी अक़वाम मुत्तहिदा की ताकत हो गया जी, कल से हम तमाम बाइकाट करते हैं, तमाम रसदगाहें बंद करते हैं, क्योंकि वो रसदगाहें सारी अरब ममालिक के सामने से गुजर रही हैं। तो देखें कि कैसे इजराइल घुटने टेकता है, लेकिन अमेरिका बीच में आ जाएगा, उसका बैरी बेड़ा खड़ा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें सियाको सबाक से बताने का मकसद ये है कि ये तमाम हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। ये सिर्फ एक खानापुरी की गई है अपने अवाम के लिए अमेरिका में, और दुनिया में ये बताने के लिए कि अमेरिका अब भी जो है ह्यूमैनिटेरियन कदरों की हिमायत करता है। लेकिन उसके बरक्स सारी मिसालें जो मैंने आपको दी हैं कानून के मुताबिक, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक। रहा सवाल OIC का, OIC तो बेचारे सहमे से डरे से हमारे सरबराहान वो तो पहले भी आवाज बड़ी नीची बिल्कुल, ये कि OIC से तो तवक्को पहले भी मुसलमान ममालिक को नज़र नहीं आ रही है कौम को, लेकिन जो सारा अमल हमने यूनाइटेड नेशन की करारदाद में देखा है उसके पीछे भी जो आप डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल मामलात दिखाने के और हैं और जो खाने दांत है वो और हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। दुआ, उम्मीद, तवक्को हम ये करते हैं कि फ़लस्तीन के जो मुसलमान भाई इस वक्त गज़ा में हैं, खान यूनुस में हैं, मुसीबत में हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद जो है रफ़ा के अंदर है मदद करे और वहाँ से जो है वो निकलें और ये इज़राइल के लिए एक सबक हो। लेकिन ऐसा कौन करेगा ये तो अब देखने वाली बात है। फिर से जो बैतुल मक़दस है वो किसी हज़रत उमर फ़ारूक की, किसी सलाहुद्दीन अयूबी की वो इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, इसी के साथ दुआ में याद रखिए अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को भी, हमें भी। और प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।